इस वक्त हमारे साथ अरुण सिंह जो कि संगठन महासचिव हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव त्यागी इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहले मुबारकबाद। असम नॉर्थ ईस्ट में आपने एंट्री की है, क्या सबसे बड़ा टेक रहा आप यहां से मानते हैं जिसके लिए बीजेपी को ये, और इस जीत की अहमियत आप कितनी बड़ी मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत, और इसमें मल्टीपल फैक्टर होता है। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना अमित भाई शाह के नेतृत्व में आज देश के करोड़ों कार्यकर्ता खुश हैं, प्रसन्न हैं। जो केंद्र सरकार की नीतियाँ हैं वो नीचे तक पहुँच रहे हैं, जनता को समझ में आ रहा है। हम विकास का, डेवलपमेंट का एजेंडा लेके के असम में गए थे, दूसरा फैक्टर। तीसरा है जो केंद्र कांग्रेस की नकारात्मक पॉलिटिक्स है, यह भी इसमें। और इससे बड़ा हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत और लगन के साथ जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने काम किया, वास्तव में सभी कार्यकर्ताओं को बधाई जाती है। ये सब जो फैक्टर सब मिल गए, उसके कारण हमारे 2/3 बहुमत के साथ सरकार पहली बार नॉर्थ ईस्ट में असम में बनने जा रही है। लेकिन बंगाल में क्या कमी रह गई? वहां पर भी पूरी बंगाल में, जहाँ तक बंगाल में हमारा स्ट्रक्चर, जो संगठन का ढांचा था, उतना मजबूत नहीं था। फिर भी बंगाल में अगर आपके हम टैली को ही देखें तो पहले 1 सीटें थी, वो भी बाई इलेक्शन में जीते थे हम। 4 गुना सीटों में बढ़ोतरी हुई है, 4 सीटें हुई है। हमारा वोट परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। केरल में भी वोट परसेंटेज हमारा अच्छा खासा बढ़ा है। केरल में भी 1 सीटें हम जीते हैं और जीतने के कगार पे हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के चारों ओर जहाँ भी चुनाव हुआ, मत प्रतिशत भी बढ़ा है, सीट भी बढ़ी है, और इसके साथ साथ 2/3 बहुमत के साथ हम असम में सरकार बनाने जा रहे हैं। जी राजीव त्यागी जी, दिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ से क्या लगता है आपको कि कहाँ गलती रह गई? लेफ्ट के साथ जो गठबंधन किया गया वो ठीक से नहीं चल पाया, या फिर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा हो गई थी असम में, वहां से चुनाव हार गए, और बंगाल में भी हमने देखा कि डिबेकल हो गया? सचिन जी, आपने सवाल किया और बहुत अच्छी तरीके से जवाब भी दिया। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि उनको असम में बहुमत मिला, और ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि उस बहुमत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, बांग्लादेशियों के विरुद्ध इस्तेमाल करें या फिर असम के निर्माण के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन जिस तरह से हम हारे हैं असम में, उसके 2-3 रीज़न हैं। पहला रीज़न तो है कि 15 साल लगातार हम लोगों का हमें बहुमत मिलता रहा, समर्थन मिलता रहा, हम चुनाव जीतते रहे और सरकार में हम लोगों की, असम के लोगों की सेवा करते रहे। दूसरा, असम में जो बोडो, हमारा किसी से गठबंधन नहीं था। गठबंधन के बाद भी करीब 31% वोट हमारा है, जो अभी तक के फिगर्स मेरे पास आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का 30.7% वोट है। और उससे साफ पता चलता है कि वोट परसेंटेज तो हमारा ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ, लेकिन सर वो सीटों में तो नहीं तब्दील हो रहा ना, पार्टी तो सिमट रही है ना। और सबसे बड़ा एक और सवाल, एमसीडी की इलेक्शन दिल्ली में हुई। अच्छा, एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। एमसीडी इलेक्शंस दिल्ली में हुए, आपकी वापसी हुई, श्रेय राहुल गांधी का। यहाँ पर आपकी हार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी, फिर ये क्यों? फिर तो पूरी सामूहिक जिम्मेदारी तो होती है ना। देखिए, मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता हूं कि मैं कहने लगूं साहब कि 1 सीट कहीं जीत गए तो गांधी जी को श्रेय जाएगा, या 5 सीट हार गए तो गांधी जी की जिम्मेदारी तय होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जीतते हैं तो पूरे एक वर्कर्स, जो स्टेट के वर्कर्स होते हैं, नेता होते हैं, उन सबकी एक स्ट्रेटजी होती है, संयुक्त प्रयास होता है, उसकी वजह से जीतते हैं। हारते हैं तो निश्चित रूप से वर्कर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कहीं को संशय नहीं है। और इससे किसी को, अब 21वीं सदी में हम लोग हिपोक्रेसी की राजनीति नहीं कर सकते हैं, दोगलेपन की राजनीति नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्र यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो असम में आए, और वो हमारे को बड़ा स्क्रू टाइट करते थे कि बांग्लादेशियों के बारे में कांग्रेस स्पष्ट नहीं है, उनको निकाल देना चाहिए। तो ये अब असम के लोग बागों के साथ मिलकर के मेरी शुभकामनाएं तय करें कि बांग्लादेशियों का क्या भविष्य होगा। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, बांग्लादेश से जब हमने भौगोलिक डिस्प्यूट को सेटल करने का काम किया, उस वक्त जो हमने पैक्ट किया था, जब हम का पैक्ट कर रहे थे, तो संसद में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष में थी, उसका विरोध कर रही थी। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई तो उसी पैक्ट को उन्होंने अक्षरश लागू किया, ना कोई फुल स्टॉप उन्होंने चेंज किया, ना कोई कॉमा उसमें बदलने का काम। अरुण सिंह जी, इसका जवाब देना चाहेंगे? फिर अगर ऐसा ही होता फिर तो इसका फायदा होना चाहिए था अब कांग्रेस को। ये सब बातें तो कांग्रेस भाषण में बोल चुकी है और जनता ने नकार दिया है। इसलिए एक एक पॉइंट का कि एलबीए का एग्रीमेंट कौन किया, इस पे
जाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से बात, जो प्रमुख बात है, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वह चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहा है, एक विकास के खिलाफ इनका पूरा का पूरा एजेंडा है। इसीलिए आज अभी इनको चिंता करनी चाहिए। केरल में भी साफ हो गए, यह पूरा का पूरा भारत जो है कांग्रेस मुक्त हो रहा है और इनकी केवल निगेटिव पॉलिटिक्स के कारण। हम लोग जनता के बीच में, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, 11 करोड़ सदस्य हैं, बूथ पे हम लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस केवल और केवल मीडिया के माध्यम से निगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। जनता समझती है, जनता ने इनको रिजल्ट दे दिया और आने वाले समय में यही स्थिति रहेगी, थोड़े बचे कुचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमको इसमें, हम तो जनता के बीच में लगातार काम करते हैं। जो गांव गरीब किसान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसकी योजनाओं को नीचे ले जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता की सेवा भारतीय जनता पार्टी के जहां भी सरकार है वह कर रही है। हमारा तो यही एजेंडा है, बाकी तो भाषण इनका हो चुका है। ये जो आपने जिसका जिक्र किया, आज सुबह से तमाम कई और बीजेपी के नेता भी इसका जिक्र कर रहे थे। मेरे साथ जो इस वक्त स्टूडियो पैनलिस्ट हैं उनसे मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा। सुमन, तो आपसे सबसे पहले, कांग्रेस मुक्त भारत या वो जुमले का इस्तेमाल चुनाव में भी बहुत हुआ और आज भी बहुत आ रहा है। अगर इस एनालिसिस को देखा जाए, जिसके बारे में अभी सिंह साहब भी बता रहे थे कि जहां जहां कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट में बीजेपी रही है, वहां तो बीजेपी को फायदा हो रहा है, ना केवल फायदा हो रहा है बल्कि उसका रिवाइवल हो रहा है, वापस अच्छे से वो आ रही है उन जगहों पर जहां पर वो नहीं थी। जहां पर नहीं फाइट है कांग्रेस के साथ, वहां पर बीजेपी का तो बुरा हाल हो रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का सर्वाइवल ही मेरे ख्याल से बीजेपी का सर्वाइवल का यहां पर प्रश्न बना हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत से तो फिर बीजेपी की बड़ी जीत कैसे? राइट, ये इसको थोड़ा मैं तो दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करना चाहूँगा। ये कांग्रेस का जो पूरा अपना एक नेशनल पार्टी के तौर पे जो वजूद रहा है, अस्तित्व रहा है, ये लगातार इस चुनाव में खासतौर पे दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु और केरल खासतौर पर असम को लेके बात कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले इससे बात हो रही थी कि पॉलिटिकल अनटचेबल पार्टी के तौर पे उभर रही है ये। बहुत हार्ड शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा मैं, लेकिन एक लेफ्ट ने प्रयोग किया और ये प्रयोग करते समय ममता को अनायास ही फायदा हो गया, क्योंकि सिद्धार्थ शंकर राय के समय जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बड़ा एक हॉस्टाइल माहौल था बंगाल के अंदर, नक्सल आंदोलन के ऊपर जो गोलीबारी हुई थी और ये कहा जाता है कि हजारों की संख्या में युवा मारे गए थे, उस कसक से बंगाल बाहर नहीं निकल पाया था। तो उस पुरानी पीड़ा को भी अभी हम जब महसूस कर रहे थे, ममता जब भाषण दे रही थी कि मानुष विध्वंसो रुकते हुए, माने मनुष्य का जो है, मानवता का जो विनाश है उसको रोकना होगा। केरल के अंदर हम देख रहे हैं, केरल के अंदर एक चीज़ बड़ा अंडरलाइन करने की बात है कि केरल के अंदर जो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स का जो एक लगातार दबाव था, एक वोट बैंक के तौर पर, एक पोलराइज होते थे, तो वहाँ बड़ा हैरानी के तौर पे हम देखते हैं कि सारा वोट जो है, हिंदू वोट जो है, वो जाता था लेफ्ट की ओर है। और ये बड़ी मज़ेदार बात है कि सारे देश में तो बीजेपी और लेफ्ट के बीच एक संघर्ष चल रहा है, लेकिन लव जिहाद का मामला अगर उठाया था तो अच्युतानंद जी ने वहाँ से उठाया था इस चीज़ को। तो ये जो बीजेपी दूसरे स्टेट्स के अंदर बहुत धीरे धीरे अपना, और यहाँ पर बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है कि असम और केरल दोनों जगह आरएसएस का बड़ा लगातार एक काम चलता रहा। 30 ईयर्स ये काम चल रहा है, जो बीजेपी के कोई प्रवक्ता इस बात को जो है जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बहुत कैडर बेस्ड पार्टी के तौर पर नहीं है, बहुत राजनीतिक दल के तौर पर बहुत संगठित नहीं है। उसको जो आधार देता है वो संघ दे रहा है उसको, कार्यकर्ता के तौर पर। और ये चीज़ हम देख रहे हैं केरल के अंदर, ये चीज़ हम देख रहे हैं असम में देख रहे हैं। बंगाल के अंदर संघ का उतना असर नहीं है और संघ उतनी जो है एक मजबूती के तौर पर, एक कैडर पॉलिटिक्स के तौर पर नहीं खड़ी हुई है बनिस्बत लेफ्ट और तृणमूल का, क्योंकि तृणमूल ने जो पूरा कल्चर अख्तियार किया वो पूरा का पूरा हम देखते हैं लेफ्ट का कर दिया। अभी मेरे पास एक किसी बंगाल के एक मित्र का वो आया था मैसेज कि ये सवाल उठाइए कि जो क्लब कल्चर है, जो सीपीएम का एक तरह से कहते हैं कि रक्तवाहिनी थी वहाँ पर, वो पूरा क्लब कल्चर अब आप देखेंगे मोहल्ले मोहल्ले क्लब के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। तो इन सारी चीज़ों में जहाँ कांग्रेस का सवाल उठ रहा है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी के तौर पे ये एक ताकत के तौर पे उभरने आ रही है, वहाँ पर लामहला उसको एक फाइट मिल जा रही है कि अगर इसको ध्वस्त करना है, ये इसको शिकस्त देनी है, तो बीजेपी एक बेहतर विकल्प है। चंद्रकांत जी बता भी रहे थे कि जहाँ कांग्रेस ताकत के रूप में नहीं है, वहाँ बीजेपी के सामने एक सशक्त विरोध सामने नहीं आ रहा, वहाँ पर रीजनल पार्टी आ जाए, वो साफ वो नजर भी आ रहा था। और ये एक मॉडल भी सामने आया, जिस तरीके से बंगाल का रिजल्ट भी ये साफ बता रहा है और जो बाकी भी है।